हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा गुड लक सैंपल पेपर फर्स्ट गृह विज्ञान कक्षा 12 के लिए, और ये आपका 80 मार्क का पेपर रहेगा। तो मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आप ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, वही आपके पेपर में इस बार आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका कि प्रोसिक्स क्या है। तो प्रोक्सिक्स क्या है भाई? विकास का केंद्र से औरों की ओर अग्रसर होना, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोक्सी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चे को मानसिक प्रताड़ना देना क्या कहलाता है। तो बच्चे को मानसिक प्रताड़ना देना क्या कहलाता है? मानसिक शोषण कहलाता है। आगे तीसरा क्वेश्चन है, लघु व्यापार से सीधी आय प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो उद्यमिता कहलाता है। आगे संसाधनों का अपव्यय किसे कहते हैं। हमारे कई संसाधन सीमित है, जैसे आवश्यकताओं से अधिक भोजन पकाना, थाली में ढेर सारा भोजन लेकर जूठन छोड़ना, इसे हम क्या कहते हैं? संसाधनों का अपव्यय कहते हैं। एक ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, आप शेयर नहीं कर रहे हो, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मुझे कम से कम इस वीडियो पर 5000 व्यूज चाहिए, तभी मैं आपके लिए आगे की वीडियो लेकर आऊँगा। नहीं तो मैं आपके लिए आगे की वीडियो नहीं लेकर आने वाला हूँ भाई। बात से आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मैं आपको कितना कुछ आपके लिए कितना कुछ कर रहा हूँ। तो छठा क्वेश्चन हमारे लिए, संसाधनों को किस प्रकार प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक का अन्य संसाधनों का उपयोग करके संसाधनों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर ध्यान में रखना। आगे रिवर्सिबिलिटी क्या है। तो रिवर्सिबिलिटी क्या है? तो मध्य बाल्यावस्था में यह क्षमता विकसित होने लगती है और 11 वर्ष तक बच्चा भली भांति पहले की सब बातों का विवरण दे पाता है। बच्चे की आगे और पीछे के चरणों को सोचने की क्षमता रिवर्सिबिलिटी कहलाती है। यह भी आपका दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको अच्छे से करने हैं। आगे ऊनी वस्त्रों में ताप का संचालन किस प्रकार होता है। यह ऊष्मा का कुचालक है, अतः शरीर की गर्मी को बनाए रखकर शरीर को गर्मी का अनुभव कराता है। मर्सरीकरण क्या है। मर्सरीकरण की परिभाषा, परिसज्जा से पहले सूती कपड़ा निष्प्रभ व खुरदरा होता है, जिस पर आसानी से सिलवटें पड़ जाती है। जब रासायनिक पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग से इस सूती वस्त्र मर्सरीकरण किया जा सकता है। सफेद सूती वस्त्र पर से चाय व कॉफी के पुराने डब्बे को किस प्रकार हटाया जा सकता है। सफेद सूती वस्त्र से चाय व कॉफी के पुराने डब्बों को ग्लिसरीन में डुबोकर हटाया जा सकता है। पोषण स्तर में कुपोषण के कारण एवं रोकथाम के उपाय बताइए। तो आगे 12वां क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा द्वारा भोजन पकाना किस सिद्धांत पर आधारित है। यह किन परिस्थितियों में संभव नहीं है। तो वे परिस्थितियां बतानी है जिनमें यह संभव नहीं है। सौर ऊर्जा द्वारा भोजन पकाना विज्ञान के इस सिद्धांत पर आधारित है कि काली सतह और काली पृष्ठभूमि सौर किरणों को अवशोषित कर गर्म हो जाती है, जिसके कारण काले धब्बों में रखा भोजन पक जाता है। ये चपातियां बनाने में, खाद्य पदार्थों को भूनने में इसका प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतम तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ही पहुंचता है। पर्यावरण निम्नीकरण में प्रशासन की भूमिका किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो आपको प्रशासन की भूमिका बतानी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके कम से कम 7-8 पॉइंट रहेंगे आपके।
तो ये आपके प्रशासन की भूमिका में आपको ये 8 पॉइंट लिखने होंगे कि प्रशासन किस प्रकार भूमिका निभा रहा है। आगे चलते हैं। तो 14वां क्वेश्चन आपका है कि प्रबंधन प्रक्रिया क्या है, इसके प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। तो प्रबंधन निर्णयों की वह श्रृंखला है जिसमें पारिवारिक साधनों का उपयोग कर पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया सम्मिलित है। इस तरह कम से कम साधनों का उपयोग करते हुए अधिकतम लक्ष्यों को प्राप्त करने की विधि ही प्रबंध प्रक्रिया कहलाती है। प्रबंध प्रक्रिया के चरणों की बात करते हैं। तो योजना बनाना पहला चरण, दूसरा चरण व्यवस्था करना, तीसरा चरण नियंत्रण करना, चौथा चरण मूल्यांकन। आगे अब 15 क्वेश्चन, बैंक में बचत खाते किस प्रकार खोले जाते हैं, वर्णन कीजिए। तो आपको बताना है कि बैंक खाते किस प्रकार खोले जाते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि बैंक में खाते किस प्रकार खोले जाते हैं। आगे आपको चेकबुक के बारे में लिखना है कि चेकबुक किस प्रकार यूज की जाती है और पासबुक क्या काम आती है वो आपको लिखना है। आगे 16वां क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले 5 कारकों का वर्णन कीजिए। तो हमें 5 कारकों की वर्णन करनी है जो बाल्यावस्था में अभिवृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो पहला है आनुवंशिकता, दूसरा पोषण, घर का भावनात्मक माहौल। आप इनका साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों ताकि आपको उतारने में कोई दिक्कत ना हो। प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का स्तर, सामाजिक व आर्थिक स्थिति। तो ये कारण रहेंगे बाल्यावस्था में प्रभावित करने वाले कारकों में। आगे बाल अपराध क्या है, इसके कारण लिखिए। तो आपको बाल अपराध के बारे में लिखना है। इसका अर्थ होता है छोटे बच्चों द्वारा कानून का उल्लंघन 16 से कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की करना और कानूनन उन्हें सजा भी दी जाती है। बाल अपराध के कारण लिखिए। तो गरीबी बाल अपराध का कारण हो सकती है, चोरी और लूटपाट हो सकती है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। बुरी संगत हो सकती है, खेल सुविधाओं को अभाव हो सकता है। आगे 18 क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंतु कौन कौन से रूपों में हो सकते हैं, वर्णन कीजिए। तो प्राकृतिक तंतु आपके वनस्पति तंतु हो सकते हैं, उनका वर्णन किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन्हें ध्यान से आसानी से पढ़ सको। जानतव तंतु हो सकते हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। खनिज तंतु हो सकते हैं जो हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं। भोजन के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो भोजन के कार्य लिखने हैं कि भोजन के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो भोजन के 3 कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य और शारीरिक कार्य। सामाजिक कार्य क्या होता है आपको उसका थोड़ा वर्णन भी करना है। आगे मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है उसके बारे में आपको बताना है। और तीसरा पॉइंट है शारीरिक कार्य। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको डायग्राम बनाना है। ये आपको क्या बनाना है भाई, चित्र बनाना है। आपको बताना है कि किस प्रकार विभाजित किया गया है भोजन के कार्य को। पर्यावरण प्रतिकूल तथा पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो एक साइड तो आपकी पर्यावरण प्रतिकूल प्रक्रियाएं, एक साइड आपकी पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाएं हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको पर्यावरण प्रतिकूल प्रक्रियाओं में लिखना है, पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं में लिखना है। आपको ये कम से कम 3-4 पॉइंट इनमें अंतर आपको लिखना है। तो आपके पास ये 6 अंतर है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे 20वां क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर तंतुओं का वर्गीकरण कीजिए।
तो उत्पत्ति के आधार पर तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक एवं कृत्रिम मानव निर्मित। और प्राकृतिक तंतु होते हैं भाई वनस्पति, कपास, जूट, फ्लेश, कॉपर आदि जांतव तंतु होते हैं। और खनिज तंतु होते हैं, एक पुनरुत्पादित तंतु होता है मानव द्वारा, एक रासायनिक तंतु होता है। अब आपको वर्णन भी करना है। तो प्राकृतिक तंतु क्या होते हैं? प्राकृतिक तंतु में वनस्पति तंतु का आपको वर्णन करना है कि किस प्रकार के होते हैं, ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ये भी आपको बताना है। आगे जांतव तंतु के बारे में आपको बताना है कि जांतव तंतु क्या होते हैं, जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छी से अच्छी भाषा अपनी लिख सको। आगे खनिज तंतु, जो हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं, वो आपको इनमें लिखना है। आगे चलते हैं। तो मानव निर्मित तंतु, जो मानव निर्माण करता है वो तंतु। तो पुनरुत्पादित तंतु एवं कृत्रिम तंतु। तो पुनर्उत्पादित तंतु में आपको लिखना है ये प्राकृतिक कच्चे पदार्थों से बनाए जाते हैं, जैसे सेलुलोज, बेकार सूती तंतु या लकड़ी की लुगदी। फिर प्रोटीन से ये प्राकृतिक कच्चे पदार्थ रसायनों की सहायता से पुनर्उत्पादित किए जाते हैं। आगे कृत्रिम तंतु, इनको रासायनिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है और ये स्वभाव में पूर्णतः सिंथेटिक होते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि। कृत्रिम तंतु सामान्यतः दीर्घाकार होते हैं, पर आवश्यकता अनुसार इन्हें छोटे टुकड़ों में काटकर स्टेपल तंतु बनाया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आज आपको ये क्वेश्चन बताए। ये क्वेश्चन आपके कम से कम मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताए। तो आपको इन 20 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करने, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप केवल इन क्वेश्चनों की मदद से अपने पेपर में 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको 100% की तैयारी करा रहा हूँ और आप मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मेरा निवेदन आपसे कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके साथ इसी प्रकार बना रहूँ। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।